वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 13 वीडियो कर रहे हैं ऑन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 32 फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यानी डेफिनेशन पूछी गई है। तो ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मेंशन है। ऑब्लिगेशन पार्टली क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट और लॉ, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि फुल ऑब्लिगेशन ही काफी में इम्पोज बाय लॉ होती हैं। पार्शली इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं ऑब्लिगेशन, ये फुली इन्फोर्सेबल होती हैं। एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है कासी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें जो प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुई होती। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन, तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, naturally created rights and obligation, principle of equity and justice, principle of reasonableness and fairness। अब वैसे देखा जाए तो ये चारों बातें ऐसी हैं जो लॉजिकली ठीक हैं, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सर्कमस्टांसेस भी देखने पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो पेमेंट की गई है वो बाय इंटरेस्टेड पर्सन थी या नहीं थी। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज जो है वो भी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखी जाती है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, क्योंकि कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो रूल है जिस पर वो बेस्ड करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। आल्दो अगर हम कहें कि जी हम फैक्टर्स जो कंसीडर करते हैं कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट में या कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो और लॉजिक्स हो सकती हैं वो ये सारी हो सकती हैं, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन जो पॉइंट सी है ये वो रूल है जिसकी बेस पर कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉ में ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है। In case articles of necessities are supplied to the person having no contractual capacity, जैसे minor या unsound mind का person, or to his dependent, the supplier is entitled to be reimbursed। तो जो इनकेपेबल पर्सन होते हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होते, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है फॉर नेसेसरी, तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इनकेपेबल पर्सन। डिपेंडेंट नो, और बात ही ऊपर इनकेपेबल की हो रही है, नॉट हैविंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, तो ये ऑप्शन बाकी गलत हो जाते हैं। कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, यानी जिसमें कंसिडरेशन होती है, इज वैलिड प्रोवाइडेड, इसमें अब क्या कंडीशंस हैं उनको देखना पड़ेगा। पार्टी डूइंग एक्ट हैज एन इंटेंशन टू गेट कंपनसेशन, जी ठीक है। द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन मस्ट हैव गॉट बेनिफिट, राइट। एक्ट डन बाय द पार्टी इज लॉफुल, राइट। तो ये तीनों ही कंडीशन हैं, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। In case necessaries are supplied to the person having no contractual capacity, which of following is the recoverable from his property? तो इसमें जो लॉ टर्म यूज करता है वो है रीजनेबल प्राइस। Finder of goods is under legal obligation for taking reasonable care of the goods, required care, little care, that much care which he can take। तो जो appropriate है वो reasonable care है, required care भी reasonable care ही है लॉ के अंदर अगर रिक्वायर्ड की बात करें। और लिटिल केयर का कॉन्सेप्ट तो डिफाइन करना कि लिटिल केयर क्या है और बिग केयर क्या है, ये शायद पॉसिबल ही नहीं होगा, और जितना वो केयर कर सकता है तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बना। सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। विच वन पार्टी अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पेज मनी टू अनदर पार्टी विच इज़ नॉट ड्यू बाय कॉन्ट्रैक्ट देन, तो अगर पेमेंट बाय मिस्टेक हो जाती है तो उस पेमेंट को रीपे करना होता है। रिफ्यूज टू रीपे तो गलत हो जाएगा। मस्ट रीपे इट टू द पार्टी पेइंग इट, करेक्ट। मे ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू रीपे।
तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Quasi contract implies creation of legal rights and obligation between parties without making any formal contract. Which one of the following is not the type of quasi contract? Supply of necessaries to the person, ये तो एक है एग्जाम्पल quasi contract की. Having no contractual capacity, तो having no contractual capacity or to his dependent, ये भी. Obligation to pay for non gratuitous act or service, हाँ नॉन ग्रेटिशियस कासी कॉन्ट्रैक्ट है. ग्रेटिशियस एक्ट और सर्विस जो है वो कासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो हमें नॉट ही बताना था. तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. Mr. A has lost his pet dog. Not being able to find it out, he announces that whosoever finds it and returns it back to him, he will suitably reward him. Mr. D found that dog and took custody of it. On tracing Mr. A, Mr. D claimed expenses which he incurred for the maintenance of dog and reward. State the legal position. तो लीगल पोजीशन तो ये बनती है कि अब मिस्टर ए को रिवार्ड के पैसे भी देने चाहिए और जो एक्सपेंसेस हुए हैं डॉग की मेंटेनेंस पर वो भी पे करने चाहिए. तो पे ओनली रिवॉर्ड नो, पे ओनली एक्सपेंस, ये दोनों होने चाहिए. इज बाउंड टू पे बोथ रिवॉर्ड एंड एक्सपेंसेस टू मिस्टर डी. पे नथिंग वुड बी इनकरेक्ट एज वेल. Mr. X supplied rice and wheat worth 20,000. Mr. Y supplied a mobile phone worth rupees 30,000 and Mr. Z lent rupees 50,000 for the purchase of necessaries to the wife and children of Mr. M, a lunatic. Mr. M has asset worth 1 lakh. Can Mr. X, Mr. Y and Mr. Z recover anything from Mr. M? तो इसमें यह है कि जो राइस और वीट है तो ये तो नेसेसरीज हैं, तो ये तो बिल्कुल बनती. मोबाइल फ़ोन को नेसेसरी प्रोबेबली नहीं कंसीडर किया जाएगा. पुराने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो केस लॉज हैं उनके मुताबिक तो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको भी एक नेसेसरी में भी कंसीडर करें, लेकिन 30,000 का मोबाइल नेसेसरी नहीं हो सकता फॉर अ पर्सन जिसके टोटल एसेट 1 लाख रुपए हों. उसके लिए 30,000 का मोबाइल डेफिनेटली नेसेसरी नहीं है. और जो 50,000 दिए हैं परचेज ऑफ नेसेसरीज के लिए, ये तो वर्डिंग नेसेसरीज यूज़ हो गया, तो ये भी है. तो मिस्टर वाई एंड जी जो है वो रिकवर कर सकते हैं. मिस्टर एक्स एंड जी, मिस्टर वाई रिकवर नहीं कर सकते. सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Mr. X is employed as a managing director in a company. After he rendered services for some time, it is found that the board of directors was not competent to appoint him as such. Can Mr. X recover anything from the company? तो यहाँ पे क्वांटम मेरिट अप्लाई होता है और जितना काम उसने किया है तो उसके पैसे तो वो क्लेम कर सकते हैं. तो मिस्टर एक्स कैन नॉट रिकवर कंपनसेशन, कैन रिकवर कंपनसेशन फॉर द वर्क डन बाय हिम ऑन क्वांटम मेरिट बेसिस. ये करेक्ट होगा. कैन नॉट रिकवर कंपनसेशन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजिबल. मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज के पैसे टाइम बेस्ड होते हैं. भाई मंथली इतनी सैलरी है तो जितने मंथ्स का काम किया उस हिसाब से उसकी सैलरी मिल जाएगी, तो इसको इंडिविजिबल नहीं कहेंगे. कैन नॉट रिकवर कंपनसेशन एज अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड. तो जहाँ पर जानबूझ के इनवैलिड ना हो तो वहाँ पर क्वांटम मेरिट तो क्लेम किया जा सकता है. ये तो बाद में डिस्कवर हुआ है, तो इस वजह से ये पॉइंट भी यहाँ पर रेलिवेंट नहीं होगा. तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Mr. X agreed to construct a house for Mr. Y for rupees 1 lakh. After having done 3/4 of the work, he abandons the contract. Mr. X afterwards claims 75% payment from Mr. Y. Can Mr. X recover anything from Mr. Y? तो पॉइंट ये है कि जो हाउस की कंस्ट्रक्शन है वो इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होता है और जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तो उसके पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते.
और क्योंकि इंडिविजिबल है और काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे रिकवर नहीं हो सकते। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। Mr. A picked up a diamond from the floor of Mr. B's shop and handed it over to Mr. B to keep it till honor is found. Mr. B did his best to find out the honor, but true honor could not be found. After some time, Mr. A offered Mr. B the lawful charges incurred by Mr. B and asked him to return the diamond to him. Mr. B refused to do so. Discuss the legal position. अब यहाँ पर अगर लीगल पोजीशन को डिस्कस करने की बात करें तो जो डायमंड है वो मिला था मिस्टर ए को। सो ट्रू ऑनर जब तक नहीं मिलता तो मिस्टर ए का राइट है टू पोजेस दैट एसेट, और मिस्टर बी को वो उन्हें वापस करना पड़ेगा। मिस्टर ए इंटाइटल्ड है उसे रिटेन करने के। तो अब पढ़ लेते हैं। मिस्टर बी मस्ट रिटर्न द डायमंड टू मिस्टर ए बिकॉज मिस्टर ए वॉज इंटाइटल्ड टू रिटेन इट। यस। मस्ट नॉट रिटर्न गलत। Must return the diamond to Mr. A because Mr. B was the owner of the shop. This is not any reason. So A option would be correct. In case of non-gratuitous act or service, the obligation to pay arises if the following condition is satisfied. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको इसी तरह का किया। The thing must have been done or delivered lawfully. Person who had done or delivered तो वो gratuitously ना हो। पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन वो बेनिफिट एंजॉय किया हो। ये तीनों कंडीशन है। सो ऑल ऑफ अबव वुड बी करेक्ट। इन कासी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। नन ऑफ दिस लीगल ऑब्लिगेशन हैं जो इम्पोज होती हैं ऑन पार्टीज के उन्हें उसको पूरा करना है। तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। A person to whom money has been paid or anything delivered by blank or blank must repay or return। तो ये जब आपको पैसे या चीज़ें वापस करनी पड़ती हैं अगर आपको वो चीज़ें बाय मिस्टेक और कोर्जन मिली हों। तो अब एक ये सेंटेंस प्रॉपर बन जाता है। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द के blank which another is bound by law to pay payment and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। तो ये पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन वाली बात है इसलिए पेमेंट का वर्ड आएगा। पेमेंट ऑफ मनी लिख सकते हैं आप पूरा। अच्छा जी। ब्लैंक इज सब्जेक्ट टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन ही फाइंड द गुड्स एंड टेक्स कस्टडी ऑफ दोज गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। इन कास्टी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ। ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है। In case the obligation of Kasi contract is not discharged, aggrieved party is entitled to same blank as in the case of same compensation remedy। Contingent contracts are always valid, may be valid. Yes, they may be valid. Sometimes contingent contracts become void because the condition has not happened or the happening or non happening of the event as was the base of the contract वो नहीं हो पाती। तो हमेशा वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। समटाइम दे जस्ट बिकम वाइड क्योंकि जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो मे बी वैलिड ठीक है, ऑलवेज वैलिड गलत होगा। परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। ठीक है, लेकिन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट
होना चाहिए। तो नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, यहाँ पे अनसर्टन का वर्ड मिसिंग है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट, अब अनसर्टन का वर्ड आ गया, गुड। लास्ट वन है कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो लास्ट वन है ये मोस्ट कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो इसको हम आंसर के तौर पे पिक कर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नो, सब में कंडीशन नहीं होती। ऑल कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ द कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, almost all of them are not contingent. Some of the Kasi contract are contingent contract, there might be some possibility, but this is not a criteria. Payment by interested person भी जो है वो conditional नहीं होती, और इसी तरीके से रीपे जो मनी करनी है तो इसमें कंटीजेंसी नहीं होती कासी कॉन्ट्रैक्ट में एज सच, सो द स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है। Agreement to pay money without having any other interest on the happening or non happening of some future event is, तो ये तो वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, और कि आपका उस इवेंट के अंदर कोई और इंटरेस्ट नहीं है अदर देन द विनिंग, तो दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट विच वुड बी वाइड। Contingent contracts are absolute contracts. No, these are conditional contracts. Partly absolute, conditional. Conditional is appropriate. Which one of the following statement is true? All contingent contracts are not wagering in nature. Yes, obviously wagering और contingent का हमने डिफरेंस पढ़ा था बकायदा, तो तमाम contingent जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो wagering in nature नहीं होते। Contingent contracts and wagering contracts are one and same. No, they are not. wagering का तो एग्रीमेंट का वर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। Contingent contracts are absolute contract. No, they are conditional contract. Contingent contracts are not conditional contract. ये तो फिर वही सेम बात होगी, दे आर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। Contingent contract is based on an event which is uncertain, yes. Which is certain to happen, no. Which is partly uncertain, which is partly certain, so suitable answer is A. A contract of insurance is a कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, और इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक इवेंट हैपन होगा तो इंश्योरेंस का क्लेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो दीज आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद है जी, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, नो, अनलेस के वो किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, तो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है। इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें तो अनलॉफुल वाले पॉइंट पर हैं, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह की सिचुएशन नहीं है। नन ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट। Mr. X agrees to pay a certain sum to Mr. Y if Mr. Y brings on earth a star from the sky. This is impossible illusory consideration, तो ऐसी कंडीशन हालांकि इफ़ लिखा हुआ है तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा, ये जो है ना इन्फोर्सेबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है फ्रॉम वाइड एब इनिशिएबल के ये। Mr. A contract to pay Mr. B sum of 20,000 if his house gets on fire. It is, तो ये बेसिकली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तौर पे, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट टाइप बन गया ये। पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन, तो जब इंटरेस्ट नहीं होता तो वो तो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है।
जहाँ कोलेटरल इवेंट होता है यानी उसका कोई ना कोई उनसे ताल्लुक होता है तो फिर वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. So that's all for today. Have a good day.